उनको क्लैरिटी है कि हमारा मफाद किस में है, अपना मफाद चाहिए। तो बात तो फिर वहीं आ गई कि अवाम तो कहीं नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, ये शिद्दत से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, एमक्यूएम की तरफ से भी, जमात इस्लामी भी ये कह रही है। आपके ख्याल में कराची को वफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा अवामी दर्द है या सियासी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है? वाकई हल चाहिए इन सियासी जमातों को कोई? माजरत के साथ आपने गुल प्लाजा में से बहुत कुछ निकालने की कोशिश की है। ज्यादा हो गया। गुल प्लाजा में बदकिस्मती से जो दफन था वो सब निकल चुका। अब वहां पे और कुछ नहीं है और ना ही कुछ और निकलेगा। शायद मैं आगे आता हूं आपकी बात आगे बढ़ाते हुए कि शायद उसमें से उम्मीद की क्या रखी जा सकती है इन सारी चीजों में से। लेकिन एक नजर हम देख लेते हैं चीफ मिनिस्टरों की लिस्ट के ऊपर, जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि उसमें से मैंने 3-4 ऐसे नाम निकाले जो कि पीपल्स पार्टी के नहीं थे। कौन कौन थे? गुलाम मुस्तफा जतोई बाद में नहीं थे, चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पहले थे, हमेशा से थे। मुमताज भुट्टो बाद में नहीं थे, हमेशा से थे। जाम सादिक अली बाद में नहीं थे, पहले हमेशा से थे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वहां हुकूमत में नहीं होती तो तब भी पीपल्स पार्टी ही हुकूमत में होती है। एक गौस अली शाह साहब थे जो पीएमएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम लेके चले, और एक क्यू के कुछ साहब थे जो कि वो आई थिंक मुझे उनका नाम अब याद नहीं आ रहा, बड़े भले लियाकत जतोई भी रहे सर नून लीग के। तो या मेहर अली थे, वो इस थिंक ऊपर से कहीं से आए, जो सिंध के अपर सिंध से आए थे। एक बीच में उन्होंने भी वो एक मार्शल लॉ के जमाने में टाइम गुजारा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और शख्स वहां पे हुकूमत। जब इस तरह की हकीकत हो तो क्या नूरा कुश्ती और क्या सियासी टकराव, और कौन सा हकीकी सियासी टकराव? बात हुई कि एमक्यूएम को असल में किस किस्म की आंखें दिखा रही है और क्या है। जिक्र हुआ कि एमक्यूएम जो है वो एज ए पार्टी, एमक्यूएम पार्टी नहीं है, एमक्यूएम को पार्टी की जरूरत है। ये बदकिस्मती है। एमक्यूएम एक जमाने में आवाज हुआ करती थी कराची की या हैदराबाद की, उसके बाद एमक्यूएम का अब सिर्फ शेडो रह गया। वो शेडो जो है वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी के साथ लिंक हो जाऊं, और हमेशा उसको किसी के साथ नत्ती कर दिया जाता है। आपका ये सवाल कि अच्छा एमक्यूएम अब जो आवाज उठा रही है इससे क्या हासिल होगा, यानी बड़े सीन के ऊपर कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिंध में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ख्वाजा सफदर की आवाज, ख्वाजा अपना आसिफ की आवाज भी बीच में शामिल हो गई, और वो ये है कि 18वीं तरमीम का जिक्र हो रहा है, उससे फिर 28वीं तरमीम, उसमें से कुछ हिस्से निकाल के मिसाल के तौर पर लोकल बॉडीज वाले 140, ये शोर शराबा है। होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो इसलिए नूरा कुश्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनमें बेचारों में जान ही नहीं है। नूरा कुश्ती तो वो करे जो बराबर की टक्कर में हो और फिर भी बीच में मिले मिलाए हो। इनको तो किसी के साथ नत्थी कर दिया जाता है एमकेएम वालों को, उनमें अब वो जान ही नहीं रहेगी। मुस्तफा कमाल साहब वजारत सेहत छोड़ेंगे अपनी, चाहे जो मर्जी बातें करते रहे। तो इसलिए बदकिस्मती से ना मुझे कराची का, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब पार्टियां हैं कौन सी सिंध के अंदर, नेशनलिस्ट खत्म हो गए, तरक्की पसंद को खत्म करके रख दिया, एक दो आवाजें रह गई, मुश्किल से कुछ भी नहीं रह गया वहां पे। क्या है पीटीआई कराची में 17 सीटें ले गई थी एक जमाने में, उसके बाद अब खत्म हो गई। एमक्यूएम जब कोई दे दे तो जो दे दे वो ले लेते हैं, कुछ भी नहीं रह गया उनके पास। या वो सिंध के अंदर अपने पगाड़ा साहब बैठे हैं जिनकी वो हकीकी या क्या फंक्शनल मुस्लिम लीग है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ कोई कंपटीशन है ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शहजाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि माजी की तरह कराची के बहरान से पीपल्स पार्टी सियासी महारत से निकल जाएगी, कोई कंपटीशन ही देने वाला नहीं है। सिंध की बदकिस्मती समझ लीजिए, सिंध की बदकिस्मती समझ लीजिए कि सिंध की किस्मत में ये जो मखदूम और ये सारे बड़े और वडेरे यही रह गए, और सिंध का हाल वही होगा जो कि है, जैसा चलता रहा है। मुझे तो कराची का अफसोस होता है कि कराची का जो हाल हो गया, और इसमें से अगर हम गुल प्लाजा में से कराची की कोई बेहतरी ढूंढते हैं तो वो कम से कम नहीं मिलने वाली। कितने साने आए, कितने गुजर गए, इसमें से क्या निकलेगा? अगर इस हुकूमत में जान है, वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, अगर इसमें जान है तो 28वीं तरमीम के अंदर 18वीं तरमीम के कुछ हिस्से निकाले, उनको वेरीफाई करे, उनको चेंज करे, उनको वेरिएशंस क्रिएट करके फिर 28वीं तरमीम लेके आए, 140A को तहफ़्फ़ुज़ दे, और मुकम्मल तौर पे एक सेंट्रल प्रोग्राम बनाए जो कि पूरे मुल्क के लिए लागू हो, एक ही जैसी पॉलिसी। तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ, इसके अंदर से कुछ निकल सकता है, लेकिन उसका ताल्लुक गुल प्लाजा से नहीं, वफाकी हुकूमत की
रीढ़ की हड्डी से। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, अभी ऊपर जैसे बात हो रही है, उम्मीद नहीं नजर आ रही पैनलिस्ट को, मगर कोई सियासी जमात सेंट्रलाइजेशन की बात कर रही, कोई डेवोल्यूशन की, ऐसे दुख भरे दिलों के साथ मीडिया के सामने आके एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, तुम ये करते रहे, तुम वो करते रहे, इस तरह की गुफ्तगू सियासी जमातें करी। सवाल आपसे यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप रिवर्स में चलने की क्यों इतनी आदी है? इनके पास क्यों फ्यूचरिस्टिक गियर, कोई फ्यूचर प्लान, कोई आगे जाने का रास्ता क्यों नजर नहीं आता है? हमेशा अपना जाती सियासी मफाद क्यों रहता है? सुभान अल्लाह भाई, बड़ी अजीबो गरीब बात की है आपने। रिवर्स में चलने के आदी हैं या हो गए हैं, फलाना है। मतलब फॉल ऑफ ढाका के बाद भी ये सवाल पूछा जा रहा है। हैरत होती है। नूरा कुश्तियाँ, हकीकी सियासी टकराव होगी, कुछ भी नहीं है। मिसाके मुकमुका था, जैसे एक दूसरे को गालियाँ देते रहे, धमकियाँ देते रहे, कोई ज़ुबान काट रहा है, कोई किसी के बाप को उठा के डाले में फेंक के ले जा रहा है। ये सारी तारीख है आप लोगों की, ये ज़रूरतें हैं और उसके मुताबिक। और एक बात और, ये सिर्फ सियासत ही नहीं है, आपका पूरे का पूरा माशरा जो है ये मसनूई पपियों और जाली जफ्फियों पे चल रहा है। अंदर तो आस्तीनों में तो खंजर होते हैं। अच्छा, सियासत तो 100% मुनाफकत है हमारी, ये ग्लोबली भी है। ये बड़ी अजीब एक नापाक सी चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसके अलावा है ही कुछ नहीं। अहमद फराज ने क्या कहा था, तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो, फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये अपनी अपनी वारदातों पे हैं। ये बनारसी ठग्गों पे किताबें हैं, बड़ी खूबसूरत गोरों ने लिखी, वो पढ़ के देखें तो आपको इनको समझने में आसानी होगी। बस मैं को लंबी चौड़ी उसमें नहीं जाता। ठीक हो गया, बस दुरुस्त है। आमिर अहमद खान साहब, जमात इस्लामी 1 फरवरी को जीने दो कराची की कॉल देकर बाहर आ रही है, इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, इस्तांबुल तर्ज पर निज़ाम मांग रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाक को कह रही है कि ले लें। पीपल्स पार्टी हुकूमत बता रही है MQM वालों को कि तुम क्या कुछ करते रहे हो, पहले हम देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करा लेंगे। आपके ख्याल में क्या वाकई कराची का हल निकालना चाह रही हैं तीनों जमातें? क्या किस तरीके में, किस प्रोसीजर में कोई प्रैक्टिकलिटी मौजूद है कि अमली तौर पर कराची को डिलीवर कर पाए? मुमकिन हाल क्या है वफाक के पास? जी हाँ, देखिए, फर्ज कर लें ये तमाम सियासी जमातें जो कि कराची के लिए किसी न किसी हद तक जिम्मेदार हैं, ये जेन्युइनली, ये वाकई दिल से कराची के मसाइल का हल निकालना भी चाहें, तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे निकालेंगे इस सूरत हाल का हल। अच्छा, मेरी दादी एक पंजाबी का मुहावरा बोला करती थी कि सफेद मूंछ कोड़ के लिए, यानी कि सांप ने एक जहरीली छिपकली को अपने मुंह में दबा लिया है, अब उसे निकलेगा तो भी मर जाएगा और अगर छोड़ेगा तो उसके कांटे से मर जाएगा। और यही सूरत हाल कराची की सियासत की और कराची की सियासी जमातों की, बिलखसूस PPP और MQM के बीच में है। अब सवाल ये उठता है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर जो है उसके अंदर ये सियासी सूरत हाल किस तरह से पैदा हुई? तो अगर आप जरा उसके ऊपर गौर करें ना, देखिए, ये जब आप किसी सियासी जमात से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर छिन जाती है तो फिर वो ना तो फैसला कर पाती है किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी सूरत हाल के अंदर, और ना ही वो किसी किस्म की कोई हतमी नताइज की तरफ बढ़ने के काबिल रहती है। हमने देखा कि बानी MQM की मौजूदगी में बहरहाल ये पार्टी सख्त फैसले कर लेती थी, हुकूमतें छोड़ भी देती थी, कुछ अरसे बाद चली वापस आ जाती थी, लेकिन फिर भी वो अपने तौर पर फैसला करने के लायक होती थी। लेकिन उनके जाने के 15-20 बरस बाद तक यही सूरत हाल रही। एक वक्त आया कि जब ये पार्टी टूट फूट का शिकार हुई और अब उसके पास फैसला करने का, अपना फैसला करने की का इख्तियार ही नहीं रहा, सिरे से इख्तियार ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी का इनके मुकाबले में अगर आप देखें तो वहां पर पीपल्स पार्टी की क़यादत काफी हद तक बटी हुई है कराची के मामले में, जिसमें जो रिवायती क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उसका ख्याल है कि नहीं, सिंध, अंदरून सिंध हमारा असल सपोर्ट बेस है, हमें अपनी सारी तवज्जो उसके ऊपर देना चाहिए। और जिस पार्टी की नौजवान क़यादत है उसका ख्याल है कि नहीं, हमें कराची पर तवज्जो देनी चाहिए। तो वहां पर भी कोई हतमी फैसला साजी का माहौल नहीं है। और जब आप जिन लोगों के हाथ में आप जिम्मेदारी देते हैं किसी चीज का ख्याल रखने वाला, लेकिन उनके अंदर फैसला करने की ताकत ही नहीं, फैसला करने की काबिलियत ही नहीं रहती, तो फिर जाहिर है कि सूरत हाल इससे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। तो ये उम्मीद रखना कि किसी एक सानही की वजह से, किसी एक वाक़े की वजह से, चाहे वो कितना भी खौफनाक हो, कितना भी दिल दहला देने वाला हो, उस सूरत हाल में कोई तब्दीली आएगी, मेरे ख्याल में एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं हो सकती है।
आमिर साहब, ये फरमाइएगा, सिर्फ बात कराची तक की नहीं है, अगर इंटीरियर सिंध की बात कर लीजिए, मगर इस पूरी सूरत हाल में इस वक्त तो तीनों जमातें इसी मामले पर गुफ्तगू कर रही हैं, जो भी सानिया गुल प्लाजा के बाद की सूरत हाल है। अगर अवाम कहीं भी नहीं है, मगर वफाकी हुकूमत का आप समझते हैं कोई किरदार है, कोई उसके पास ऑप्शन है इन चीज़ों को सॉर्टेड आउट करने में? आशा, ये मामला अगर थोड़ा सा ज़ेर बहस लाया जा सकता है, तो वफाकी हुकूमत की उन जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या कहेंगी जो कि बड़ी क्लियर जिम्मेदारियां उनकी? क्या वफाकी हुकूमत उन जिम्मेदारियों को निभा रही है? ये वफाकी हुकूमत का जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ रिश्ता है, क्या उसके अंदर वो कोई बेहतरी ला रही है, जो कि इतनी बड़ी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है वो मसला? तो अगर जिन एरियाज के अंदर वफाकी हुकूमत वाकई कोई किरदार अदा कर सकती है, और अगर वो नहीं करती तो उससे पूरे मुल्क की सलामती और बका खतरे में पड़ जाती है। अगर वहां पर वो फैसले नहीं कर सकी तो हम कैसे उम्मीद करते हैं? आशा, ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप उनकी किरदार को देखें और उनकी पॉलिसी साजी का अमल जो है उस पर एक नजर डालें, तो हम उनसे कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो कराची या सिंध के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर कोई अफाल किरदार जो है वो अदा कर सके। आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। ठीक हो गया, तो